जनरल इन्फ्लेशन की अगर बात कर ले तो 3 से 5% का जनरल इन्फ्लेशन होता है। अब अगर हम वो एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें ना, उस पे जो कि हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, वो 8 से 12% एजुकेशन इन्फ्लेशन है। 40% से ज़्यादा आप एजुकेशन लोन ना लें, कोशिश करें जितना कम ले सके उतना बेटर है। अधिकतर हम लोग तब जागते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जब घर में बिटिया आती है। दूसरी तरफ एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये जो हम सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर देखते हैं वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इंडिया में एजुकेशन स्ट्रक्चर अभी भी बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आईबी बोर्ड स्ट्रक्चर। वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है, और वहाँ पे बुकिश स्टडीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। आपको खर्चा तो लगेगा 4 से 5 करोड़ आज से 15 साल बाद, और आप जिस हिसाब से अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आप पहुँच पाएंगे वहाँ तक? अगर आप नहीं पहुँच पाएंगे तो आपके पास और क्या-क्या विकल्प है? सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने शेयर बाजार में कई साल बिताए। रिसर्च, टेक्निकल्स, सब इन चीजों को उन्होंने ठीक से समझा, और अब एक ऐसे स्टार्टअप के साथ जुड़े हैं एज अ को फाउंडर एंड डायरेक्टर, जो पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं। आपका भी अनुभव रहा होगा, मेरा भी यही अनुभव रहा है कि अधिकतर लोग हम लोग तब जागते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जब घर में बिटिया आती है। तो क्योंकि तब हमें ये ज्ञान मिलता है कि भाई देखिए, अब हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, अब हमें इन्वेस्ट करना है। दूसरी तरफ एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये जो हम सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर देखते हैं वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं आदित्य अग्रवाल और उनके को फाउंडर्स इन्वेस्ट फॉर एड्यू के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य मेरे साथ जुड़ने के लिए शो पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि इतना लंबा करियर एज अ चार्टिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, वहां से कहाँ एजुकेशन की दुनिया में आए? पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत मौका देने के लिए कि हम कुछ चर्चा कर पाए, जो कि बहुत ही करीब है, हम सबके दिलों में बसा है, और हम बहुत मेहनत से और बहुत लगन से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्ट फॉर एड्यू को। तो चालू करते हैं 2007 से, जब करियर शुरुआत की थी मैंने एज रिसर्च एनालिस्ट। उस समय डीलर हुआ करता था मैं इक्विटी मार्केट्स में, और मार्केट्स के उतार चढ़ाव से काफ़ी फैसिनेटेड हो चुका था तब तक मैं, और मुझे लगा कि मुझे वो बनना है जो मार्केट को प्रेडिक्ट भी कर सकता है, ना कि सिर्फ पंच कर सकूँ ऑर्डर। और वहाँ से एक शुरुआत हुई सीखने की कि मार्केट में क्या मूव करते हैं, क्या पार्ट्स मूव करते हैं, क्या स्टॉक्स होते हैं, कैसे उनको एनालाइज करते हैं, कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, और एक ये लंबा करियर चलते रहा कि मार्केट्स में रहो, मार्केट्स में स्टॉक्स निकालो। और इस बीच में मैंने ये रियलाइज़ किया कि हालाँकि मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या ये मेरा पहला करियर ऑप्शन था? और ये ऐसे बहुत जन और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका मेबी पहला करियर ऑप्शन कुछ और हुआ था, वो पढ़ कुछ और रहे हैं, और वो अल्टीमेटली अपने करियर में कुछ और ही कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डिसजॉइंटेड है विवेक जी, अगर हम चर्चा कर ले तो इन सब की। और ये सभी जो मूविंग पार्ट्स है ना, ये हमको हम सभी को-फाउंडर्स को इनफैक्ट जब कोविड आया और हम सब अपने घर पे थे, और हमने रियलाइज़ेशन किया कि भई हम कर तो रहे हैं बहुत कुछ, और जब कोविड में बहुत समय भी था हमारे पास समझने के लिए कि क्या किया हमने करियर में अभी तक, क्या हम सही कर रहे थे, क्या हम और क्या कर सकते हैं। तब हमको ये एहसास हुआ कि हमें फाइनेंशियल मार्केट्स की ज्ञात है, और हमको ये पता है कि हम उसको कैसे सही तरीके से यूज़ करके बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं एजुकेशन प्लानिंग के लिए। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा होलिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाएँ, जहाँ पे ना कि हम अपने फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपीरियंस को लेकर आए, जिससे कि माँ-बाप अपने बच्चों के बेहतरीन फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकें उनके पढ़ाई के लिए। और एज़ अ किड हम सबको पता है कि हम कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस हो चुके थे अपने पेरेंट्स से, या अपने पीयर्स से, या अपने दोस्तों से आस-पास, कि हमने वो करियर चूज़ किया जो शायद हमको नहीं चूज़ करना था। हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको अब मज़ा आने लग गया होगा अपने करियर में, बट ऐसे बहुत लोग हैं
जो मजबूरी में उन्होंने पिक किया और वो कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। तो ये 2 मिश्रण जो था हमारे थॉट में, ये हम सब सातों को-फाउंडर ने सोचा और हम साथ में आके फिर हमने ये शुरुआत की इसकी। बहुत ही कमाल की चीज कही आपने आदित्य। देखिए, कोविड में सेबी के मुताबिक करोड़ों यंग लोग अपने करियर छोड़ के ट्रेडिंग करने लग गए, और आप इतना अच्छा करियर ट्रेडिंग में बनाकर दूसरी सोच के साथ, बट जैसे जी, कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर ऑन द साइड। अदर साइड। और कितने लोगों ने लॉसेस भी बनाए, 2-3 सेबी की रिपोर्ट्स आई। तो एक इन्वेस्ट फॉर एडू पे बात करूंगा, लेकिन एक हुँ, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह से यंग लोग, अब तो खैर सेबी को स्टेप इन करना पड़ा कि क्योंकि इतने छोटे छोटे निवेशक भी जाकर चार्ट्स और इनके जरिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और ये सब करने लग गए। आपने इतना इस फील्ड में काम किया है, उम्र आपकी बहुत कम है, 18 साल से आप इसमें हैं, दिखता नहीं है आपको देख के, लेकिन क्या एडवाइस देंगे आप इन यंग लोगों को जिनको इसमें थ्रिल मिलता है, एक्साइटमेंट मिलती है, क्योंकि आप तो ये सब देख चुके हैं, तो उनको क्या एडवाइस देंगे आप? बिल्कुल, विवेक जी उम्र दिखती कम होगी लेकिन उतनी भी कम नहीं है, 40 साल का हो चुका हूँ मैं मार्केट में, थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर बताना किया है है। आपको। तो ये एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि और आपने सही कहा 2020 में हमने देखा कि बहुत यंग इन्वेस्टर्स मार्केट में आए और उन्होंने एक तरफ़ा रैली देखी मार्केट में और उनको ये अब लगने लगा कि मार्केट में पैसे बहुत ईज़ी है बनने के लिए और बहुत ईज़िली बन सकते हैं। और डेरिवेटिव्स का एक माध्यम मैक्सिमम लोगों ने अपनाया ऑप्शंस ट्रेड करके या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करके। उनको लगा कि ये क्विक मनी मेकिंग अपॉर्च्युनिटी है और यहाँ पे हम बहुत जल्दी एक रिटर्न्स बना सकते हैं। और कम अगेन बैक टू अभी 2025 2024 फैग एंड, जब हमने देखा कि मार्केट्स एक कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकते हैं, करेक्शन भी आ सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर तरफा एक तरफा ऊपर ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट को स्पेक्युलेटिव मार्केट ना बनाएं, इसको इक्विटी मार्केट्स को बहुत ही समझ के और इसमें स्टडी करके फिर आप मार्केट्स में एंटर करें। कंपनीज़ की फाइनेंशियल्स को स्टडी करें, कंपनी बाकायदा अच्छी बिज़नेस करती है, ये सब कंपनीज़ वो पैसे उठा के मार्केट में लिस्ट करते हैं अपने आप को। तो आप वो कंपनीज़ को पहले पढ़ें, उनको समझिए आप कहाँ पैसा लगा रहे हो और आप क्यों पैसा लगा रहे हो और आपका गोल क्या है? विवेक जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको ये समझना कि हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो पैसे इक्विटी मार्केट में डालने की। हम बैंक में भी रख सकते हैं वो पैसे को, एफडी में भी रख सकते हैं हम उनको और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मार्केट ही क्यों? आपको हायर रिटर्न्स तो बनाने हैं, लेकिन उसके गोल क्या है? अगर हम हर इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के साथ टैग करेंगे ना, तो हम सही इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास चूज़ करेंगे और सही इन्वेस्टमेंट रूट भी अपनाएँगे। अगर हम उसको स्पेक्युलेटिव मार्केट्स के जैसे यूज़ करेंगे, आज खरीदो, कल बेच दो और मुनाफ़ा देखेंगे हम फट-फट मनाने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी एसेट क्लास आपको इतनी जल्दी इतना रिटर्न्स नहीं दे सकते। तो मार्केट्स में बहुत इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन्ड रहना, लंबे समय के लिए बने रहना और सही स्टॉक्स का चुनाव करना, ना कि स्पेक्यूलेशन के लिए मार्केट्स में एंटर करना। डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना चाहिए हेज करने के लिए, ना कि उसको स्पेक्यूलेट करने के लिए। तो मेरी यही सलाह रहेगी नए निवेशकों के साथ, यंग निवेशकों के साथ कि आप मार्केट्स को पहले स्टडी करें। इतनी पैनिक ना करें, इतना हड़बड़ाएँ ना मार्केट्स में एंटर करके पैसे बनाने के लिए। स्टडी करें, जिन कंपनीज़ में आपको पैसे डालने हैं, उनको आप स्टडी करें और अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि आप समझ पाएँ, पढ़ पाएँ और आपको आइडिया भी नहीं है उतना, तो म्यूचुअल फंड है, फंड मैनेजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको पैसे दें अपने, वो आपके लिए मैनेज करके देंगे। वो एक बेटर सॉल्यूशन है, ना कि आप खुद से स्पेक्युलेशन करें मार्केट्स में। हम्म बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने आदित्य, और वो भी इतने एक्सपीरियंस के बाद, और वो भी एज अ टेक्निकल एनालिसिस में भी आपने एक्सपर्टीज पाई है। और इसके बावजूद आप इस तरह से इतनी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं यंग लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ सब सुने आपको और उस पर इम्प्लीमेंट करें। इन्वेस्ट फॉर एडू पे बात करते हैं कि आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं इसके जरिए, आप और आपके को फाउंडर्स। आपके जब मैं प्रोफाइल देख रहा था तो उस पे एक डेटा पॉइंट देखा मैंने कि 67% 67% भारतीय पेरेंट्स जो है वो ठीक से अपने बच्चों की एजुकेशन को प्लान नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एजुकेशन के लिए प्लानिंग इज सिंपली अ फंक्शन के मैंने पैसे जमा कर लिए। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो फीस हैं आजकल, खासकर जो एस्पिरेशन लेवल्स हैं,
हर भारतीय पेरेंट के कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, लेकिन उस अच्छी शिक्षा के जो का कॉस्ट है वो इतना बहुत बढ़ गया है। तो मेनी ऑफ अस हम इसी में ही जद्दोजहद में रह जाते हैं कि भाई हम पैसे कैसे जोड़ें, और कई कई नंबर आते हैं आजकल सामने आदित्य, किसी से बात करो प्लानर से, कोई कहते हैं 6 करोड़, कोई कहते हैं 8 करोड़, 9 करोड़, और ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च नंबर्स हैं, ऐसे ही नहीं कोई फेंक रहा है, मतलब पूरी एजुकेशन के लिए इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन। तो आप लोगों का एक 5 स्टेप स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, तो आप एजुकेशन प्लानिंग को किस तरह से देखते हैं? बहुत सही बात की विवेक जी आपने। और इसको ना हम सिर्फ एजुकेशन प्लानिंग को सिर्फ कॉस्ट से नहीं जोड़ेंगे, हम इसमें बच्चे को करियर में क्या बनना है उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से और उसके एबिलिटी के हिसाब से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कभी कभी वो भी मिस कर जाते हैं। अब अगर हम कॉस्ट की चर्चा करें ना यहाँ पे, तो विवेक जी हम जानते हैं कि एजुकेशन इन्फ्लेशन, जैसा कि आपने स्टार्ट में भी कहा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हम जनरल इन्फ्लेशन की अगर बात कर ले तो 3 से 5% का जनरल इन्फ्लेशन होता है। अब अगर हम वो एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें ना, उस पे जो कि हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, वो 8 से 12% एजुकेशन इन्फ्लेशन है। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो अगर आज के तारीख में 20 लाख रुपया है, तो आज से 6 से 7 साल के बाद में वो डबल हो जाएगी, वो 40 लाख हो जाएगी। और जैसा कि आपने कहा, ये जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, 7 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ आपकी हायर एजुकेशन तक की कॉस्ट, ये बिल्कुल सही है। और अगर हम इसमें ऐड कर ले, आज के तारीख में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी इंडिया में खुलने लग गई है। और एक नया ट्रेंड भी चालू हुआ है कि सिर्फ आपको स्टेट बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ाना है, आपको इंटरनेशनल बोर्ड में भी पढ़ाना है। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, अगर आप स्पेशली टीयर 1 सिटीज़ में देखोगे इंडिया में। और अगर आप उसका फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब क्योंकि आपके आसपास के मित्र मंडल या फिर आपके कलीग्स ऑफिस में वो चर्चा कर रहे हैं आपस में कि उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो आप भी इसी एक्सपेक्टेशन में रहते हो कि आपका भी बच्चा शायद एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसकी प्लानिंग प्रॉपरली करें। आप अपने फाइनेंसेस को देखें, आपकी अर्निंग्स को देखें, अपने एक्सपेंडिचर को देखें, और आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग-अलग होती है विवेक जी, आपको अपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखना पड़ेगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर के मैट्रिक्स को देखते हुए, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि आपके बच्चे के लिए आप कितना खर्चा कर सकते हो। अब ये कितना कर सकते हो, उसके लिए भी हमने ना एक कॉस्ट कैलकुलेटर इन्वेंट किया है, जो कि अगर आपको बाहर पढ़ाना है अपने बच्चे को या इंडिया में पढ़ाना है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, करेंसी डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके हमने ये कैलकुलेटर बनाया है, जो कि बताता है कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब भी आपके बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स के लिए इंडिया से बाहर भेजना हो, तो किस प्रकार का खर्चा आपको लग सकता है। तो एक आपको आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल फिगर कितना आ सकता है आज से 10 से 15 साल बाद आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए फॉर हायर एजुकेशन। अब आपके पास जब एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है ना, तो आपके लिए सेविंग्स बहुत ईज़ी हो जाती है। आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग है देखने के लिए, वो गोल कैटर करने के लिए, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज। और इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पेरेंट लेते हैं विवेक जी। अगर हम बाहर देखें तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, जो कि पेरेंट और एक स्टूडेंट दोनों लेते हैं। बाहर में अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के ज़रिए या फिर स्कॉलरशिप्स के ज़रिए, जिसके साथ वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया में ये ट्रेडिशनली ट्रेंड ही रहा है कि पेरेंट टेक्स ऑल द बर्डन, वेदर इट्स चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, हाउसिंग और रिटायरमेंट। तो एक पेरेंट को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे गोल्स को मैप करते हुए, अपने चाइल्ड एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो हमारा पहला स्टेप होता है, हम पेरेंट को बोलते हैं आप आओ हमारे पेज पे, आप वेबसाइट पे कैलकुलेटर देखो, कैलकुलेटर से आप एक बॉलपार्क फिगर आपको मिल जाता है, कितना फ्यूचर कॉस्ट लग सकता है आपके बच्चे के लिए। और फिर हम सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कैपेबिलिटी, इनकम कैपेबिलिटी ऑफ दैट पेरेंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान थ्रू म्यूचुअल फंड्स, डेट्स, ईटीएफ, गोल्ड, हम ये सब इनकॉर्पोरेट करके एक प्लान बनाते हैं। 2021 से क्या आपने भी ये देखा है कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है कि बच्चों को विदेश जल्दी जाना है? पहले होता था कि आप ग्रेजुएशन करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते थे, फिर जाते थे उससे भी आगे पढ़ाई करने, फिर बात हुई कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाने लग गए। अब तो ऐसा है कि 12वीं खत्म नहीं हुई और कई बच्चे
विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अंडरग्रेड के लिए। ये बिल्कुल ट्रेंड विवेक। आपने देखा है कि आप जो 5,000 अब बढ़ गया होगा शायद नंबर पर, जो मेरे को डेटा मिला था आपका कि 5,000 हैं आपके यूजर्स, उसमें क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं जो कि किस उम्र में बच्चे अब जा रहे हैं, किस क्लास में? तो उससे कॉस्ट भी आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे तो एक्स कॉस्ट है, 12वीं के बाद जाएंगे तो वाई कॉस्ट है। बिल्कुल विवेक जी, इस ट्रेंड में बदलाव ज़रूर है। हालांकि इंडिया में अभी भी पीजी से पीजी के पढ़ने के लिए, माने मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जितने बच्चे बाहर जाते हैं इंडिया से, उसकी तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूजी एंड पीजी। बट उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे पास जो डेटा है या हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे की प्लानिंग के लिए, वो डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो उससे हमको ये निकल के आता है कि पीजी के लिए अभी भी मैक्सिमम है, बट यूजी के लिए जो ट्रेंड है वो ग्राफ काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा है। काफ़ी बच्चे एंड स्पेशली टियर 1 सिटीज़ में हमें ये देखने मिला है कि बच्चे 12वीं के बाद ही कोशिश करते हैं या उनको अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं कि कोई ना कोई कंट्री में जाके सेटल होने का जो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आप सुना होगा कि सेटल होना है, मुझे अब्रॉड सेटल होना है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मैं बाहर से ही कर लूँ, आउटसाइड इंडिया से, यूएस, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया, तो उनको सेटल होने में एक आसानी होगी। उनको एक एडवांटेज मिलेगा कि वो जल्दी वहाँ पे सेटल हो सके, वहाँ पे उनको जॉब मिल सके और वो अपना एक करियर वहाँ पे स्टार्ट कर सके और वहाँ का सिटीज़नशिप लेके वहाँ पे शायद सेटल हो जाए इवेंचुअली। तो ये ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ज़रूर देखा गया है कि स्टूडेंट्स 12वीं के बाद ही यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं। और इसी चलते हम देख रहे हैं कि इंडिया में इतने सारे इंटरनेशनल बोर्ड्स खुल रहे हैं अब, और बच्चे प्रेफ़र करते हैं या माँ-बाप भी प्रेफ़र करते हैं कि वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ाएँ, ताकि 12वीं के बाद उनको कॉलेज के लिए या फिर मास्टर्स के लिए बाहर भेजने में काफ़ी आसानी हो। तो इस ट्रेंड में रुझान तो काफ़ी हमने देखा है इम्प्रूव होते हुए, बट एज़ अ स्टैट अभी भी पीजी के लिए इंडिया से ज़्यादा बच्चे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूजी। ये आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया, क्योंकि आजकल कहीं भी जाओ तो एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन जो है वो है कि आईबी में डालें बच्चे को कि रेगुलर जो हमारे अपने बोर्ड्स हैं उसमें डालें, और फिर उसमें डिबेट होती है कि ये प्रोज हैं ये कॉन्स हैं। और जो सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट लोग देते हैं वो ये है कि अगर आपको इवेंचुअली विदेश भेजना आपने तय कर लिया है तो आईबी ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्या ये सही असेसमेंट है? क्योंकि आजकल ये अर्ली इयर्स में ही, मतलब जैसे क्लास 7, 8, उससे पहले में ही आपको चूज करना पड़ता है कई स्कूल्स में कि मैं आईबी लूं कि कंटिन्यू करूं अपने जो भी सीबीएसई है या आईसीएसई जो भी बोर्ड है, हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं। इस पर आपकी क्या एडवाइस है अपना, आपके एक्सपीरियंस से, कि क्या क्या रीजंस होने चाहिए आपके मन में एक बोर्ड वर्सेस अनदर बोर्ड को लेने के लिए? विवेक जी, अगर हम बात करें तो डेफ़िनेटली एडवांटेज मिलता है अगर इवेंचुअली आपको बच्चे को इंडिया से बाहर भेजना हो हायर एजुकेशन के लिए, और अब अगर आपका बच्चा आईबी बोर्ड में पढ़ रहा है तो एडवांटेज तो मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ प्रेफ़रेंस देती है उन बच्चों को जो ऑलरेडी उनके तरीके के स्कूल्स में पढ़ते आए हैं। क्योंकि अगर हम एजुकेशन का स्ट्रक्चर देखें ना विवेक जी, तो इंडिया में एजुकेशन स्ट्रक्चर अभी भी बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आईबी बोर्ड स्ट्रक्चर। वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है, और वहाँ पे बुकिश स्टडीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और वहाँ पे बहुत जल्दी बच्चों को करियर और ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम या मेजर जिसको बोलते हैं वो सिलेक्ट करने का अपॉर्च्युनिटी या ऑप्शन दिया जाता है। और इंडियन बोर्ड जो है ना, इंडियन बोर्ड थोड़ी बहुत ज़्यादा होलिस्टिक है उस मामले में अभी भी, और हम ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा फोकस करते हैं अभी भी कि हम पहले बच्चों को सिखाएँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल नॉलेज दें। वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो जाता है आईबी बोर्ड और इंडियन बोर्ड में। हालाँकि अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो डेफ़िनेटली मैं प्रेफ़र करूँगा इंडियन बोर्ड से आप पढ़ाएँ, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा है इंडियन बोर्ड्स में एज़ कम्पेयर टू आईबी बोर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप इंडियन बोर्ड से पढ़ के और आपको बाहर जाना हो यूजी या पीजी के लिए, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि प्रोसेस तब भी सेम ही रहता है। आपको तब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं, तब भी आपको इंटरव्यूज़ के लिए बैठने हैं और आपको बाकी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तो ही आपको फिर एडमिशन मिलता है इवेंचुअली। एडवांटेज मिलता है डेफ़िनेटली, और आईबी बोर्ड की सिलेक्शन आपको करने के लिए वन ऑफ द की रीज़न्स इज़, अगर आपको बच्चे को बाहर भेजना है, तो डेफ़िनेटली आपको बाहर आईबी बोर्ड में पढ़ाना चाहिए।
और हमने रिसेंटली ये भी देखा है विवेक जी की इंडिया में भी काफ़ी बदलाव आ रही है एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, और जिस तरीके से पढ़ाया जाता था बच्चों को उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो आपने सुना होगा NEP 2020, उसके तहत सरकार कोशिश कर रही है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूड किया जाए, और जो सब मिस आउट होता था फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट्स पे या फिर कुछ और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, उसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो इंक्लूसिव बनाया जा रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रेफरेंस, अगर आपको बाहर जाना है तो फिर आप IB बोर्ड की सिलेक्शन करें, अदरवाइज इंडियन बोर्ड्स आर गुड इनफ टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। तकलीफ ये है कि जैसे आपने तो स्टॉक मार्केट में 17 साल देखा कि जिंदगी में भी अब क्योस हो गया है, क्योंकि ये तय करना कि मेरी बच्ची क्या करना चाहती है, क्योंकि इतने आजकल ऑप्शंस हो गए हैं, स्मार्टर जनरेशन है, इतनी इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, और दूसरी तरफ है हमारे जो एक ग्लोबलाइजेशन में एक ट्रम्प साहब आ गए एक वन फाइन डे और लकीर मार दी कि नहीं जी आप मत आइए। ये भी रियलिटी है, कल कोई और देश हो सकता है, कभी कोई और हो सकता है। तो ये क्योटिक भी एक सिचुएशन है ग्लोबलाइजेशन की कि अगर आप विदेश जाएं पढ़ने के लिए, मुझे याद है बहुत साल पहले बच्चे जाते थे रशिया या सोवियत यूनियन मेडिकल करने, और बिल्कुल फिर जब वापस आए तो यहाँ पे हमारे रेगुलेटर ने कहा कि आप तो एलिजिबल ही नहीं है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल तो ये सब चीजें भी होती हैं, लेकिन आप ये भी एडवाइस देते हैं अपने जो आपके यूजर्स हैं कि कौन से देश में आप जा सकते हैं, कौन सा कोर्स करने जा सकते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, कोई रिलेटिव्स अब्रॉड हैं, रिसर्च कर पाए, लेकिन कई लोगों को सिवाय अमेरिका के शायद कोई वो उतनी ना अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई है विदेश में, पहली बार बच्ची जा रही है। तो इस फ्रंट पे आप क्या करते हैं एज अ स्टार्टअप? बिल्कुल, बहुत सही सवाल भी पूछा विवेक जी आपने। और जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे करियर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। आज से सब शायद 10 साल पहले हमको AI उतना नहीं पता था, टेक्नोलॉजी के बारे में हम लिमिटेड नॉलेज थी हमारे पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह ले या फिर आप जनरेटिव AI कर ले या फिर आप असिस्टिव AI जो भी आप कह ले, डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पेरेंट्स, बच्चे छोड़िए, पेरेंट्स को ये समझने में आज की तारीख में ये मुसीबत होती है कि क्या सही करियर ऑप्शन है मेरे बच्चे के लिए, और अगर सही करियर ऑप्शन पता भी चले तो कौन सा देश भेजा जाए मेरे बच्चे के लिए। तो कॉन्सेप्ट आता है समथिंग कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप बच्चे को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो उसकी जैसा कि हम जानते हैं कि खर्चा काफ़ी लगता है, एक बर्डन आ जाता है पेरेंट के ऊपर, और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि एक लोन भी लेना पड़ता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए, और थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंसी होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि पॉपुलर डेस्टिनेशंस US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, और ज़्यादातर पेरेंट्स उसी के बारे में जानते हैं। बट अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें, और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम यही करते हैं, थ्रू वेरियस साइकोमेट्री टेस्ट एंड काउंसलिंग सेशंस, लगातार चर्चा होती है बच्चे के बीच में और साइकोमेट्रिशियन और काउंसलर के बीच में, ये गेज करने के लिए कि बच्चे का रुझान, इंटरेस्ट लेवल किधर है, पहले वो तो हम पता कर ले, और उसके बेसिस पे फिर हम इमर्जिंग करियर ऑप्शंस बताते हैं बच्चे को कि हाँ, आपको अगर आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो मे बी ये करियर जो करंट आपको लग रहा है कि रेलिवेंट है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, और शायद बहुत नए करियर्स इवॉल्व होंगे। तो हमने ऐसे बहुत सारे टूल्स भी बनाए हैं प्लेटफॉर्म पे जो कि इमर्जिंग करियर ऑप्शन सजेस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड्स करंट कैलिबर एंड द इंटरेस्ट लेवल। और ये बहुत ही सोच के समझ के और एक डायलॉग डिस्कशन के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं विद अ सीरीज ऑफ साइकोमेट्रीज एंड काउंसलिंग कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। एंड वैसा हो सकता है कि वो US UK जाने की जगह पोलैंड जा सकता है पढ़ने के लिए, या जर्मनी विच इज़ अ वेरी अपकमिंग डेस्टिनेशन, या फिर रशिया आज की तारीख में अगर नहीं जब प्रेफर करते तो और कौन सी कंट्री है मेडिकल के लिए जहाँ पे जा सकते हैं, न्यूजीलैंड कुड बी अनदर डेस्टिनेशन विच इज़ वेरी पॉपुलर। तो हम ये डिसाइफर करते हैं विद अ कांस्टेंट डायलॉग बिटवीन अ पेरेंट एंड अ स्टूडेंट एंड द काउंसलर्स एंड साइकोमेट्रिशियंस, एंड उसके बाद हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि बच्चा क्या पढ़ सकता है, क्या सही करियर डेस्टिनेशन है, करियर पाथ है, क्या करियर ऑप्शन है उसके पास, एंड इमर्जिंग करियर्स क्या क्या आ सकते हैं, जिसमें बच्चा जब तक आपका बड़ा होगा वो चूज करना प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू दी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल करियर्स ऑप्शन मे बी जो ऑब्सोलीट हो जाए आज से 5 से 10 साल बाद। मतलब पहले था इंजीनियरिंग मेडिकल, फिर आ बिल्कुल गया कोडिंग, और अब तो जैसे
इतने करियर ऑप्शंस बच्चों के पास हैं। आप म्यूजिक में अगर एक्सपर्ट हैं, आप स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हैं, तो उसको भी आप एक करियर बना सकते हैं। मतलब पहले ये था कि चलिए इट वाज जस्ट मेंट लाइक अ, उसमें उतनी रेम्यूनरेशन नहीं थी, लेकिन अब कितने ऐसे स्पोर्ट्स हैं, म्यूजिक है, कितनी ऐसे अलग अलग किस्म की चीजें हैं जो आप मोनेटाइज भी अपने आप को कर सकते हैं। पहले बिल्कुल आपका केवल इट वाज सीन एज एन इंटरेस्ट, बिल्कुल नॉट एज अ करियर। बिल्कुल। आज ये आज गाइडेंस भी इन्फ्लुएंसर्स देख लीजिए आप विवेक जी, कितने इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग। बच्चे कॉन्सेप्ट। पैदा होते ही डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट आ जाता है। और अब के पेरेंट्स में कम से कम एक ये जागरूकता है कि कम से कम वो रोकते नहीं बच्चों को कि नहीं ये तेरी सिर्फ ये हॉबी है, डोंट परस्यू दिस एज अ करियर, इसमें पैसे कितने बनाओगे। हमको ये सुनने मिलता था अगर हम पेंटिंग कर ले या फिर हम बोले कि हमको एनिमेशन सीखना है, तो हमको ये सुनने मिलता था इसमें पैसे कितने कमाओगे, करियर क्या है, सीए करो या फिर इंजीनियरिंग बनो या फिर डॉक्टर बनो, ये करियर अच्छी है। आप मैंने मार्केट में बोलते थे कि इसका अगर हम जाके 10 लोगों से बात करें तो हम बोल सकेंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर है या इंजीनियर है। हम क्या बोलेंगे मेरा बेटा डिजिटल मार्केटिंग करता है या कंटेंट क्रिएशन करता है, इससे क्या ही पैसे बना लोगे। तो डेफिनेटली करियर्स बहुत इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत इवॉल्व होते रहेंगे विवेक जी। एंड अच्छी बात ये है कि पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट दैट फैक्ट एंड दे लिसन टू देयर किड्स। और ये अवेयरनेस धीरे धीरे और बढ़ रही है पेरेंट्स में कि हाँ, और वो राइट अप्रोच अपनाना चाहते हैं ये जानने के लिए कि उसका बच्चा या उसका बेटा या उसका बेटी क्या बन सकते हैं आगे जाके, और उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे हम आगे बढ़े। हालांकि अभी भी बहुत पेरेंट्स ऐसे हमको मिलते हैं जो एडमेंट रहते हैं और बोलते हैं नहीं मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है या इंजीनियर ही बनाना है या उसको मेरा बिजनेस ही कंटिन्यू करना है। हम कोशिश करते हैं उन पेरेंट्स को बोलने के लिए, हो सकता है ऐसा हो लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। आप अपने बच्चे से समझिए, पहले उसका इंटरेस्ट समझिए, उसको क्या करना है वो समझिए, उसके बाद अगर उसको सेम चीज़ करने में इंटरेस्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है तब। लेकिन अगर आपका बच्चे की अलाइनमेंट ही कुछ और है, उसका इंटरेस्ट लेवल ही कुछ और है, तो आप यहाँ पे फोर्स करके उसको मतलब नहीं है कुछ। आप वो करियर में हमेशा चेस करता रहेगा, ना कि वो लीड करेगा। मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी आप काउंसल करते हैं? बिल्कुल, छोटे बच्चों के साथ जब यंग पेरेंट्स होते हैं उनको स्पेशली हाँ। करना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो खुद ही पेरेंट्स से इतना आर्ग्यूमेंट करके समझ जाते हैं कि समझा देते हैं कि मुझे यही करना है, आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत करो मुझे। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तब पेरेंट्स बहुत एडमेंट कभी-कभी होते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे सेशंस किए हैं पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स के साथ। हम ऑनलाइन एक्टिविटी या ऑफलाइन एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम गैदरिंग कर बुलाते हैं पेरेंट्स को, समझाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमने ज़्यादातर देखा है कि यंग पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ओपन अप नहीं होते अभी भी। वो सोचते हैं कि नहीं, और वो क्या करते हैं, अगर उनको डॉक्टर बनना था, समहाउ वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो वो एस्पिरेशन देखते हैं अपने बच्चों में कि शायद वो डॉक्टर बन जाए या वो एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन जाए या वो सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाए। तो हम बोलते हैं कि आप ये सोच को अभी से मत लाइए अपने अंदर, बच्चे को बड़े होने दीजिए, उसको समझने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है और उसके बेसिस पे फिर आप डिसीजन लें। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आपके कैलकुलेटर, अगर आज कोई बच्ची है जो 5 साल की है, हुँ, या चलिए सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं कि 8 साल की है, और 18 साल पे उसे कॉल लेनी है हायर एजुकेशन की, तो आपका कैलकुलेटर 10 साल एंड प्रिज्यूम करते हैं कि विदेश जा रही है बच्ची, हुँ। कितना अमाउंट होना चाहिए आपके मुताबिक? डिपेंड करेगा विवेक जी, क्या पढ़ना है, कौन से कंट्री में जाना है। सबसे एक्सपेंसिव यूएस है आज के तारीख में अभी भी पढ़ने जाने के लिए। अगर हम अज़्यूम कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग करना है और पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और यूएस में जाना है, कि जो कि 2 साल का टेन्योर होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। तो इसमें हम 2 कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, एक तो एजुकेशन कॉस्ट होता है और एक लिविंग एक्सपेंसेस होता है। क्योंकि विदेश रहना सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वहाँ पे रहना भी है आपको 2 साल। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, फूडिंग आ गया, लॉजिंग आ गया, थोड़ा बहुत रिक्रिएशन भी आ गया। तो ये अगर हम दोनों कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कर ले, व्हिच इज़ योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग कॉस्ट, जो कि आज के तारीख में अगर हम अज़्यूम कर लेते हैं कि 3 से 4 करोड़ होगा, तो आज से 10 साल बाद वो ईज़िली आपका बढ़ के वो 8 से 9 करोड़ हो जाएगा। और हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं इन्फ्लेशन लेवल्स, अलग-अलग इन्फ्लेशन यूएस का, जो कि एजुकेशन में अलग है, और जनरल इन्फ्लेशन अलग है, और करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमको पता है कि आप सेव इंडियन करेंसी में कर रहे हैं लेकिन आपको खर्चे डॉलर्स में कर रहे हैं, तो आपको करेंसी डेप्रिसिएशन को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ईजिली आपका ये 2x से ज़्यादा हो जाता है कॉस्ट आज से 10 साल बाद, अगर हम देखें तो, अगर हमको यूएस में पढ़ने भेजना हो, विच इज़ स्टिल द मोस्ट एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन टू स्टडी अब्रॉड।
ये नंबर आप सिर्फ हायर एजुकेशन का दे रहे हैं कि अभी से 18 साल तक जो 10 साल हैं, 8 से 18, उसको भी इंक्लूड कर रहे मैं अभी से लेके इंक्लूड करूंगा हैं? अच्छा। हायर एजुकेशन का। तो अगर हम समझ लेते हैं कि आज से 10 साल बाद, हम अभी फिलहाल 2025 में हैं और हमको 2035 में यूएस में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर जाना है और इंजीनियरिंग करना है, तो कम से कम मेरा जो आज के तारीख में अगर मैं कैलकुलेटर पे देखूँ तो कॉस्ट मुझे बताता है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास खर्चा लगेगा 2 साल का। अब अगर मैं इसको आज से 10 साल बाद का देखूँ तो ये सीधा सीधा 2 करोड़ का हो जाता है। तो ये जो तो ये जो 8 एक एंड करोड़ 9, से 8 9 जो सीआर है वो अभी से लेकर हम्म खत्म, हायर हम्म एजुकेशन खत्म करने करेक्ट, तक खत्म करने कॉस्ट। तक। करेक्ट करेक्ट। ये चीज पेरेंट्स को बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इतना इंपॉर्टेंट बड़ा है, बहुत कॉर्पस इंपॉर्टेंट है। आप कैसे खड़ा करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक जी, इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब बच्चे की प्लानिंग करते हैं ना, तो साथ साथ आपको उसकी एजुकेशन प्लानिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। एंड दी अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। उसके दो रीजंस है। एक तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको। आप थोड़े रिस्कियर एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी मार्केट्स, जो कि कंसिडर करा जाता है कि बहुत ही रिस्की एसेट क्लास है। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है तो उसकी जो वॉलिटिलिटी होती है ना, आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। और आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिल जाता है उसमें, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग इक्विटी में। और हम जानते हैं कि सालाना अगर आप लंबे समय के लिए इक्विटी मार्केट में बने रहेंगे तो आपको 12 से 14% का रिटर्न बनकर आता है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न इन एनी एसेट क्लास। अब आप प्रिज्यूम करें कि आपका बच्चा 1 या 2 साल का है और आपने अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, यूजी या पीजी के लिए। भले ही आपका बच्चा बाहर जाए या ना जाए, लेकिन आप अभी से उसकी पढ़ाई के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे एक छोटे रकम से, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप कैलकुलेटर यूज़ करके आपको एक आइडिया लग जाए कि कितना कॉस्ट लग सकता है आज से 10 साल 15 साल बाद, और उसके बेसिस पे आप अभी से देख सकते हैं कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और कितना शॉर्टफॉल है। वो भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए एज अ पेरेंट, कि आपको खर्चा तो लगेगा 4 से 5 करोड़ आज से 15 साल बाद, और आप जिस हिसाब से अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आप वो पहुंच पाएंगे वहां तक? अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे तो आपके पास और क्या क्या विकल्प है उसको मेकअप करने के लिए। एजुकेशन लोन क्या आप लेना चाहेंगे, क्या, या आप दूसरे जो आपके गोल्स है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करना चाहेंगे, या आप अपना डेस्टिनेशन ही चेंज कर देंगे। हम उसमें भी हेल्प करते हैं पेरेंट्स की। हमने भी एक अफोर्डेबिलिटी टूल भी बनाया है हमने, जिसके तहत पेरेंट को ये समझ में आ सकता है उसके करंट फाइनेंशियल इसको देखकर, इनकम और एक्सपेंसेस के टैली को देखकर, कि वो कौन सा कंट्री उनके लिए सूटेबल है। अगर यूएस नहीं तो इक्विवेलेंट जो आपको रिटर्न दे सकता है आपके इन्वेस्टमेंट में, वो कौन सी डेस्टिनेशन है। क्या वो जर्मनी हो सकती है, या पोलैंड हो सकती है, या फिर न्यूजीलैंड हो सकती है, वो भी सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को। ये जो 3 कंट्रीज का आपने नाम लिया, ये आपके मुताबिक इमर्जिंग कंट्रीज हैं फॉर एजुकेशन? बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली जर्मनी, पोलैंड आर टू वेरी इमर्जिंग कंट्रीज। और हम देख भी रहे हैं जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा तादाद से इंडिया से लोग जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम है विवेक जी अभी भी एजुकेशन के लिए। लिविंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पे, बट एजुकेशन कॉस्ट काफ़ी कम है, तो उसके लिहाज से और अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे अभी भी जर्मनी में। थोड़ी बहुत सेटबैक आई है आफ्टर द रशिया एंड द यूक्रेन वॉर, बट अगर चीज़ें अब सुधर जाती है जैसा कि उम्मीद है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वापस से रिन्यू होंगी और बढ़ कर आएगी। एजुकेशन लोन आपके मुताबिक कितना लेना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल कॉस्ट? क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि कई बार क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते या प्लान नहीं कर पाते ठीक से, ये सब नॉलेज जो आप दे रहे हैं पहले थी कहाँ, इट वाज बिल्कुल हार्डली अवेलेबल टू एनी। ट्रू। लेकिन आज भी कुछ कुछ लोग हैं जिनके पास ये नॉलेज है, कई लोग हैं जिनके पास नहीं है। हम्म लेकिन और इसीलिए एंड में जाकर हेफ्टी एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, जिस पे बच्चों पे प्रेशर आता है, क्योंकि कई बार तो बच्चे खुद ही जाके उसे लेते हैं क्योंकि माँ बाप को शायद पता ही नहीं कि ये भी एक विकल्प है। फिर उसे रीपेमेंट का प्रेशर। तो बिल्कुल। आपके मुताबिक व्हाट इज द राइट अमाउंट नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट हम्म एज अ हम्म परसेंटेज, कि अगर मेरा हम्म खर्चा 1 करोड़ का है हम्म तो मुझे कितना तक रुक जाना चाहिए एजुकेशन लोन पे, जिससे कि मेरे पे, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल आप देखिए इतने
बच्चे प्रेशर के अंडर आकर सुसाइड कर रहे हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। कहीं ना कहीं वो लोन लेकर आईआईटी क्रैक करने के लिए एक जगह जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, वहां का कॉस्ट, तो लोन डेट वैसे ही प्रेशर डालता है इंसान पर। लेकिन एजुकेशन लोन की भी एक सीमा होनी चाहिए कि जितना आप ले सकते हैं या लेना चाहिए आपको, मतलब देने के लिए कोई आपको दे दे, लेकिन आपको कितना लेना चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, बहुत सही। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और जैसा कि आपने कहा वो बहुत सही है। हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चे ही आते हैं एजुकेशन लोन लेने के लिए। वो ही अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कॉल करो, आप प्रोसेस करो, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। इनिशिएट भी बच्चे करते हैं और उसको पूरा कंप्लीट भी बच्चे ही करते हैं, क्योंकि उनका करियर स्टेक पे रहता है। तो वो देखते हैं कि एजुकेशन लोन जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेहतर है। अब अगर हम चर्चा कर ले कि एजुकेशन लोन कितना होना चाहिए, तो उसके पहले मैं खाली इतना ही बताना चाहूँगा कि इंडिया में एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट इन एजुकेशन लोन। आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे, आपको जितना इंटरेस्ट लगेगा उसके आसपास ही एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट रहता है। तो आप सोचिए कि इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है एजुकेशन लोन पे। और बहुत सही कहा आपने ये बात भी कि जैसे ही बच्चा कॉलेज से निकलता है, उसको उसके मनपसंद की नौकरी मिले ना मिले, उसको जो भी सामने कंपनी आई है वो जो ऑफर कर रही है जॉब, वो लेना पड़ता है, क्योंकि तुरंत रिपेमेंट का प्रेशर है उसके ऊपर। तो वो कॉलेज से बच्चा निकला नहीं, वो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर पहले से ही प्रेशर आ जाता है कि उसको इंस्टेंट एजुकेशन लोन को रीपे करना है। अब अगर मैं पर्सनली बोलूँ, या हम जो एडवाइस करते हैं पेरेंट को, कि आपको मैक्सिमम, अगर आपको सपोज 2 करोड़ का कॉर्पस लगने वाला है बच्चे को बाहर भेजने के लिए, तो आपका 40% से ज़्यादा एजुकेशन लोन नहीं होना चाहिए। आइडियल सिनेरियो शुड बी लेना पड़े। सही मायने में अगर मैं कहूँ तो 30% अगर आप ले रहे हो एजुकेशन लोन, तो आप रीपे इजीली कर पाओगे। आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है एजुकेशन लोन लेने का, तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत एजुकेशन लोन लेना सेंस भी बनता है। बट वो 40% के थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर जाता है, तो फिर वो बर्डन के जैसे बनने लग जाता है विवेक जी। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा कॉलेज से निकलता ही नहीं है कि उसको कुछ भी जॉब लेनी पड़ती है, क्योंकि उसको एजुकेशन लोन लेना है। अब आप ये सोचिए, और मैक्सिमम केसेस में हमें देखने मिलता है कि 80, 90 या कुछ-कुछ केसेस में 100% फीस इज़ पेड बाय एजुकेशन लोन। अब आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा 1.5 से 2 करोड़ रुपए एजुकेशन लोन लेके और पढ़ाई कर रहा है, तो वो कॉलेज से निकलते ही उसके ऊपर इतना बड़ा बर्डन पहले से ही है कि उसको एजुकेशन लोन रीपे करना है। और इसीलिए आप देखोगे एनपीएस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं एजुकेशन लोन पे, इसीलिए बहुत बैंक्स इसको पुश भी नहीं करते, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत हाई होता है, और रीपेमेंट पे थोड़ा एनपीएस भी ज़्यादा बन जाता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि 40% से ज़्यादा आप एजुकेशन लोन ना लें, कोशिश करें जितना कम ले सके उतना बेटर है। और 30% पे अगर आप रोक दें तो बहुत ही बेहतरीन है फिर तो। क्योंकि अधिकतर बच्चों से तो जब बात होती है तो कहते हैं कि आप की सैलरी शुरू हो गई, आप इन्वेस्ट करिए, तो रिप्लाई यही आता है कि अभी कहाँ इन्वेस्ट करें, अभी तो हमें अपना लोन चुकाना है। तो वो जो अर्ली इयर्स हैं, जब आपको कंपाउंडिंग का समय मिलता है शुरू करने का, वो भी आपसे चला जाता है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और बिल्डिंग वेल्थ भी घट जाती है आपकी, अगर बिल्कुल, आप इतने हेविली बर्डन्ड हो जाते हैं आप लोन के साथ। एक बिल्कुल। आखिरी सवाल, आजकल एआई पे लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन आप जैसी कंपनी तो अब 4-5 साल से इसे ऑलरेडी यूज कर रही है, और कई ऐसी कंपनीज है जो यूज कर रही है, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है जैसे अभी एआई शुरू हुई। फैक्ट ये है कि काफी टाइम से ये ऑलरेडी कई कंपनीज इसको यूज कर रही हैं, आप भी यूज कर रहे हैं। तो इस पे जरा बताइए, क्या आपकी राय है। तो एआई यूज़ करना, हम दो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हुए जी, टेक्नोलॉजी और एआई। अब अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो आप लार्जर ऑडियंस को रीच कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म की का माध्यम है लार्जर ऑडियंस को रीच करने के लिए। और हमारी कोशिश ये है कि टियर 1 सिटीज़ में फिर भी पेरेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शंस है, और आप अप्रोचेबल है। उनके पास पैसे भी है, मीन्स भी है, और देयर आर प्लेसेस, कंपनीज जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर आप ये डिजिटल के थ्रू करते हो, तो आप सिर्फ टियर 1 नहीं, आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी पहुंच सकते हो, इनफैक्ट टियर 4 सिटीज़ में भी पहुंच सकते हो, जहाँ पे रियल भारत, जो कि हम कहते हैं कि रियल भारत टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में रहता है, और टियर 4 पे भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एस्पिरेशन राइट नाउ इज़ फार मोर एज़ कम्पेयर टू टियर 1 सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ये देखते हैं कि, यहाँ पे बच्चे देखते हैं बाहर जाना है, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ या टियर 2 सिटीज़ में देखते हैं कि वो टियर 1 सिटी में आके कैसे पढ़े।
तो उनके लिए वो प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर मैं वहाँ पे डिजिटल के माध्यम से मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दूँ जो कि उनको ये चीज़ बहुत ईज़ी तरीके से पर्सनलाइज़्ड उनको मिल जाए और उनके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए कि उनको ये पता चले कि उनको करियर में क्या बनना है, क्या पढ़ना है और कितना खर्चा लग सकता है सिर्फ़ बॉम्बे जैसे शहर में आके पढ़ने के लिए या दिल्ली जैसे शहर में जाके पढ़ने के लिए। तो वो उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिजिटल माध्यम को यूज़ करना और क्यों डिजिटल हम यूज़ करते हैं सो दैट हम लार्जर ऑडियंस को रीच कर पाएँ और उनको पर्सनलाइज़ सर्विस दे पाएँ। अब इसमें हम एआई इनकॉर्पोरेट कर रहा है हमने, उसका रीज़न भी ये है कि अगर आप एआई इनकॉर्पोरेट करोगे तो आप पर्सनलाइज़ेशन और ग्रैनुअल लेवल पे जा सकते हैं विवेक जी। अब जैसा कि हमने एक एजुकेशन जर्नी बोल के एक टूल बनाई है जिसमें पेरेंट और एक स्टूडेंट आके साथ में अपना कुछ डेटा देते हैं और वो डेटा के बेसिस पे हम उसको एक पर्सनलाइज़्ड पूरी करियर का एजुकेशन जर्नी बना के दे देते हैं। अब से लेके उसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक कितना खर्चा लगेगा वो तो एक बात हो गया, उसको कब-कब क्या पढ़ाई करने की लग सकती है, क्या स्किल बिल्डिंग एक्टिविटी उसको लग सकती है, आपके एरिया में कौन से स्किल बिल्डिंग एक्टिविटी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद उनका एक प्रॉपर सिनॉप्सिस क्रिएट करके देते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। इसके अलावा हम उनको जो हेल्प करते हैं इन प्रिपरेशन फॉर टेस्ट्स एंड एप्लीकेशन प्रिपरेशन, उसमें भी एआई का यूज़ होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमने एक एडू एआई करके एक टूल भी क्रिएट किया है अपने प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपको इंस्टेंट आंसर्स देता है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूँढने कहाँ जाओगे? आप कितने प्लेटफॉर्म्स पे ढूँढोगे? तो हमने वो एक चैटबॉट बनाया है एडू एआई व्हिच इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट, जो आपके क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से आंसर कर सकता है और आपको जिससे समझ में आए। और बहुत जल्दी हम इसमें लिंग्विस्टिक भी लेकर आएँगे सो दैट आपके भाषा में आपको इसका जवाब मिल पाए। जो कि जिससे कि हमको टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जहाँ पे हम रियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उनको बेटर अप्रोच कर पाए इन देयर लैंग्वेज व्हिच दे वुड प्रेफर। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी क्रांति लाने की कोशिश है आपकी और हम सबको यही कोशिश करनी है। भारत की बात की आपने कि हर बच्ची हर बच्चा को अगर हम हेल्प कर सकें किसी ना किसी तरह से नॉलेज के साथ, और आप जैसा कर रहे हैं कि अलग विकल्प भी देने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश तभी प्रगति कर सकता है अगर हर बच्ची हर बच्चा पढ़ाई कर ले अच्छे से। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबने ये धन्यवाद। पर एक कंपनी खोली और विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बड़ी जर्नी है आगे आपके सामने, तो अच्छी बात ये सब यंग है, चलते रहिए और मैं आता रहूंगा वापस आप सबसे बात करने के लिए। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर चाहूं तो अभी 1-2 घंटे और हम बात करते रहें, कोई समय की पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य एंड गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच। थैंक यू सो मच।